एल कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, तो हम लिखेंगे कि आर जो है वो एल से बड़ा है। और अगर आर का स्क्वायर करें और एल का स्क्वायर करें तो आपको पता होना चाहिए कि छोटी संख्या का वर्ग और छोटा हो जाता है और बड़ी संख्या का वर्ग और बड़ा हो जाता है। तो आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो इसलिए हम एल स्क्वायर को यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, देखो ई बराबर के इंटू क्यू इंटू 4 RL अपॉन, यहाँ जब एल स्क्वायर को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर की घात 2, तो आर की घात 4 बचेगी। अब इस आर की घात से यहाँ आर की घात 4 कैंसिल होके बचेंगे आर की घात 3। ई बराबर आ जाएगा के इंटू क्यू इंटू 4L अपॉन आर की पावर 3। अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं, कैसे, के की वैल्यू 1/4πε0, ठीक है। इस 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 करके, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या करा है कि इस 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, 2 को बाहर लिख लिया, 2 को इसके साथ। ये q इंटू 12 आप जाके अपनी नोटबुक में देखना, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। तो इसकी जगह p रख देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर की पावर 3, और यही होता है हमारा द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। ये प्रूफ करना था। इसमें इस पेपर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं कम नंबर में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या भाग तो हमारे कोर्स में, लेकिन इसका अथवा है, तो इसको देखते हैं। ये कह रहा है यदि A1 A2 आयाम की दो तरंगें अध्यारोपण से A1 A2 आयाम की समान आवर्ती की दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम का व्यंजक प्राप्त कीजिए जहाँ फाई कलांतर है। तो ये देखो, ये व्यतिकरण वाले चैप्टर में से है। इसने कहा कि दो तरंगें, हमने पहली वाली तरंग मान ली y1 और ये मान ली हमने A1 साइन, आवर्ती समान है तो पहली वाली की आवर्ती मान ली ओमेगा टी, दूसरी वाली y2 बराबर A2 साइन, दूसरी की आवर्ती भी समान है लेकिन कलांतर है फाई, तो हमने मान लिया कलांतर कितना है फाई। तो ये हमने जो कंडीशन दी है उसके अनुसार दोनों तरंगें मान ली। माना दोनों तरंगें कौन कौन सी हैं, पहली है y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी है y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो दोनों की आवर्ती सेम है, इनके बीच में कला फाई है और आयाम इनके A1 A2 है। अब इसमें अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण से जो परिणामी विस्थापन होगा, क्या फॉर्मूला होता है अध्यारोपण के हिसाब से, y1 प्लस y2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों के मान रख दो, y1 हो गया A1 साइन ओमेगा टी और y2 हो गया A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक। अब इसको ओपन कर देते हैं, y1 बराबर, y बराबर आ गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा दो y2 की, A2 की, तो ये हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब यहाँ पे आप देखोगे साइन ओमेगा टी इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, A1 प्लस A2 कोस फाई और यहाँ बचेगा A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो अध्यारोपण में जब भी आप अप्लाई करते हो, अध्यारोपण 11th में आपने पढ़ा होगा कि जैसी जो मतलब मूल जो समीकरण होते हैं जिनको आपने लिया है वैसा ही आपको रिजल्ट को भी रखना होता है। तो मूल समीकरणों में दोनों में साइन है, रिजल्ट में यहाँ साइन और कोस दोनों आ रहे हैं। तो इसका एक तरीका है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि हम इसमें जो A1 प्लस A2 कोस फाई है
उसको तो मान लेंगे कैपिटल ए कोस थीटा, कोस की जगह कोस मानना है, ठीक है। और जो दूसरा है इस पूरे को तो कोस थीटा मान लिया, और यहाँ पे जो ये वाला टर्म है, ये वाला मतलब a2 साइन फाई, इसकी जगह हम मान लेंगे a साइन थीटा। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्या करना है। तो ये अगर इसमें रखेंगे तो समीकरण 4 क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y बराबर साइन ओमेगा टी तो पहले सा था, और इस पूरे की जगह रख दिया हमने a कोस थीटा, प्लस यहाँ पे कोस ओमेगा टी पहले से था, a कोस ओमेगा टी पहले से था, और बाकी आ गया साइन थीटा। दोनों में से a कॉमन आएगा और आप देखेंगे कि ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला। तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो वैसा ही बन गया जैसे कि हमने तरंगे ली थी, दोनों तरंगों में साइन था। अब हमें यहाँ ये आयाम निकालना है, तो इस आयाम को निकालने के लिए देखो क्या करना है। जो तुमने यहाँ पे ये कंसिडर समीकरण 5 और 6 जो तुमने माने थे, तो समीकरण नंबर 5 का वर्ग करना है और समीकरण नंबर 6 का वर्ग करना है, और दोनों को जोड़ देना है। देखो क्या बनेगा, इस साइड में क्या बनेगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा जी, दूसरी साइड में क्या आएगा, इधर तो इसका वर्ग आएगा, a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर और प्लस इसका वर्ग आएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई फाई सॉरी इनमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पूर्ण वर्ग का सूत्र लगा दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कोस फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 1, तो इधर बच जाए खाली a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, अंदर बचा कोस स्क्वायर फाइव और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर फाइव, और ये क्या बचा 2a1 a2 कोस फाइव, ये फिर से 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, और यहाँ से आयाम का फॉर्मूला आ जाएगा आपका अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। तो ये जो है आपका आयाम का फॉर्मूला आ गया समीकरण नंबर 8, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये कह रहा है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग बताए, कार्यविधि समझाए। देखो ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, आप जो पहले वीडियोज है उनमें जाके देख सकते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए। देखो ठोस में 3 तरह के ऊर्जा बैंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। ठोस में 3 तरह के ऊर्जा बैंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन कौन से, एक होता है चालन बैंड, ठीक है, ये ऊपर होता है, इसमें चालन इलेक्ट्रॉन रहते हैं पदार्थ के, जिनकी वजह से पदार्थ में चालकता आती है। और एक होता है इसमें संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। तो चालन बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड, इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, और इनके बीच जो गैप होता है इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन गैप। तो चालन बैंड में पदार्थ के, चालन बैंड जो होता है पदार्थ के चालन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इनके बीच का गैप क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब ये अगर आगे क्वेश्चन है तो बताएंगे उसमें कि जो पदार्थ चालक होते हैं उनमें ये वाला जो गैप होता है ये बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। अचालकों में बहुत ज्यादा होता है और अर्धचालकों में इनके बीच में होता है। तो यहाँ तो केवल बैंड बताने तो कौन से होते हैं, 3 बैंड होते हैं, एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड, और इनके बीच का कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है।
तो ये इसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है ये मैं पहले करा चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। इसका अथवा वाला देखो हमारे कोर्स में नहीं स्टार लगा हुआ है। 8वां क्वेश्चन करते हैं इससे नेक्स्ट वाले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पृथक्कृत गोलीय चालक जो प्रावैद्युत के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है कि एक गोलीय चालक है, मतलब एक गोला है, इसके लिए धारिता कितनी होगी, इसके आसपास का माध्यम कितना है, के है, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, मान लेते हैं r त्रिज्या का गोला है। ठीक है, तो अगर इसको हम आवेश दें प्लस आवेश दें तो ये क्या करेगा, आवेश को स्टोर कर लेगा। मान लो प्लस क्यू आवेश दिया, तो धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है इसका। ठीक है, गोलीय चालक या गोले का। तो पहले तो हम लिखेंगे कि Q आवेश देने पर गोले का विभव कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इतना हो जाएगा। लेकिन आसपास का माध्यम K है तो साथ में K और आ जाएगा। ठीक है, इसलिए धारिता कितनी हो जाएगी इसकी। अब धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V। तो Q/V का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r²। तो Q से Q कैंसिल हो गया, C कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू r²। ये इसकी धारिता का व्यंजक आ गया। आप इसमें एक तरीके से और लिख सकते हो उसको, ये आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 इंटू 10⁹ होता है। तो आप इसको जो है अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। तो यही फॉर्मूला आपका ऐसे भी आ सकता है KR²/9 इंटू 10⁹। दूसरा पैक कह रहा है कि अगर दो चालकों को, मान लो ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है, ये चालक A है और ये चालक B है, इनको एक तार से जोड़ा जाता है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसका विभव V है, इसका विभव V1 है, इसका V2 है। इन्हें एक तार से जोड़ा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि V1 ज्यादा है V2 से। तो जब तार से जुड़ा जाता है बेटे, जिसका विभव ज्यादा होता है उससे आवेश दूसरे पे चलता है। और कब तक चलता है, ऐसा तब तक चलता है जब तक दोनों चालक सेम विभव पे नहीं आ जाते, तो तब तक ऐसा चलेगा। ठीक है, चालक की धारिता नहीं बदलेगी इससे। देखो धारिता होती है कैपेसिटी। अब जैसे मान लो आपके पास 1 लीटर का कोई बर्तन है, तो उसमें उसकी कैपेसिटी तो 1 ही लीटर रहेगी, या ज़्यादा कम तो नहीं हो सकती है। आप उसके अंदर पानी चाहे 1 लीटर ना भरें, लेकिन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उतनी रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती जब तक आप बर्तन का साइज नहीं बदलोगे। तो यहाँ से पता भी चल रहा है कि अगर हम गोले की त्रिज्या नहीं बदलें तो गोले पे कैपेसिटी गोले की नहीं बदल सकते। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। तो ये जोड़ने के बाद एक ही पोटेंशियल पाए जाते हैं। इस पोटेंशियल को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव का जो सूत्र होता है वो कैसे निकलता है, उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश पहले पे Q1 दूसरे पे Q2, तो Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2। अब यहाँ पे आवेश का सूत्र ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, Q बराबर CV लिख सकते हो आप। तो जोड़ने से पहले C1 V1 और Q2 की जगह क्या लिख सकते हो C2 V2, और कुल धारिता होगी C1 प्लस C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, आगे कहीं पूछ सकता है, यहाँ पे यूज होगा इसलिए मैंने बताया है। उभयनिष्ठ विभव मतलब गोलों को जोड़ने के बाद उन पे जो टोटल विभव हो जाता है उसको उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। हमें निकालना है कि ऊर्जा में कितनी हानि हुई, ऊर्जा में कितनी हानि हुई। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे कि ऊर्जा में हानि बराबर जोड़ने से पहले ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा। ये क्या है,
चालकों को जोड़ने से पूर्व की ऊर्जा, ये क्या है, चालकों को जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा। तो इससे ऊर्जा की हानि निकल आएगी। कैसे निकालेंगे? चालकों को जोड़ने से पूर्व, अब देखो ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। जोड़ने से पहले देखो, दो चालक हैं आपके पास, तो 1/2 पहले चालक की टोटल ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा है, जोड़ने के पहले दोनों की ऊर्जा। तो पहले की ऊर्जा हो जाएगी C1V1², दूसरे की हो जाएगी C2V2²। ठीक है, ये जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा होगी, माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा 1/2 पहले की C1 विभव कितना है पहले का V², दूसरे की 1/2 C2 विभव, इसका भी कितना V², क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों के विभव बराबर हो गए। चलो अब देखो 1/2 तो थ्रू आउट कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा C1V1² प्लस C2V2² माइनस। अब बेटा यहाँ पे आप देख लो, इसमें से और इसमें से V² दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 इंटू V²। अब इस V² का मान आप यहाँ से रख दो, वेनिस्ट विभव है, तो कितना आ जाएगा 1/2 पहला C1V1² प्लस दूसरा C2V2²। ये तो आ गया, ये तो पहली टर्म है हमारी, यहाँ पे ये पहली टर्म है। अब यहाँ पे C1 प्लस C2 और V², इस V की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, नीचे भी स्क्वायर लगा दो। अब इस स्क्वायर से एक कट जाएगा इसमें से, और यहाँ C1 प्लस C2 को आप कॉमन निकाल लो LCM, तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही, C1V1² प्लस C2V2², ये पहले से था, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं अब माइनस, हाँ ये LCM भी ले लो साथ साथ, आप ये LCM भी ले लो, C1 प्लस C2 LCM ले लो, तो LCM लोगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस। अब यहाँ पे आप C1 प्लस, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा C1² प्लस C2² प्लस 2C1 ओके। अब इस C1 प्लस C2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करा दो, थोड़ा सा लेंदी है ये, तो 1/2 C1 प्लस C2, ये मैं नीचे वाला यहाँ साथ में लिख ले रहा हूँ, इसके ब्रैकेट अब यहाँ चलाते हैं। देखो इसकी C1 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे C1² V1², C1 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे C1 C2 V2², C2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे C1 C2 V1², C2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे C2² V2²। इस माइनस को अंदर ले जाओ, C1² V1², C2² V2², 2 C1 C2 V1 V2। अब आप देखो ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, और हर एक टर्म में C1 C2 कॉमन है, तो फॉर्मूला बनेगा आपका 1/2 C1 प्लस C2, तो नीचे था ही, ऊपर हर एक टर्म में क्या आएगा C1 C2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, देखो ध्यान से, V1² प्लस V2² माइनस 2 V1 V2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। मैंने इसको V1 माइनस V2 क्यों लिखा, क्योंकि V1 ज़्यादा था और V2 कम था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। इसका जो ऑप्शनल है उसको नेक्स्ट शीट पे करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शनल कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है कि गॉस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से अनंत रूप से अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये पूछा है इसने। इसको बेटा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा।